तो आइए मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 11, ये रुपये नहीं, अनुपात है 11:17 है और उनका अंतर 18 है। इन संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः क्या है? ये है, ठीक। तो हमें दिया गया है कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 11:17। तो अनुपात में इन संख्याओं का अंतर है 6 और एक्चुअल में जो अंतर दिया हुआ है और उनका अंतर 18 है। तो एक्चुअल में जो अंतर है वो 18 है, यानी कि 6:18 के बराबर है। तो एक अनुपात हो जाएगा 6×18। तो संख्या हमारी है 11:17। तो संख्या हो जाएंगी 11×3 और 17×3। अब इन संख्याओं का मासापा निकालना और लासापा निकालना है। तो दी गई संख्याओं का मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। तो यहाँ पर 3 इन दोनों संख्याओं के फैक्टर में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो मासापा यहाँ पे 3 होगा। अब ऑप्शन देखते हैं। केवल ऑप्शन सी में मासापा 3 है, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में मासापा 3 नहीं है। तो लासा निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लासापा निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। आंसर हमारा हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 137, 5 से 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या है? प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछा गया है। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n×n+1/2 का होल स्क्वायर। ये प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हमसे पूछा गया है 5 से 14 तक की। ये जो फॉर्मूला है ये 1 से शुरू होने वाली प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के लिए है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होती है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योग का ये फॉर्मूला है। तो प्रथम n का मतलब हुआ कि 1 से शुरू होने वाली। तो हमसे पूछा गया 5 से 14 तक के लिए। तो यहाँ हम करेंगे, पहले 1 से 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1 से 4 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो हमें 5 से 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग मिल जाएगा। तो 1 से 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना। तो यहाँ हमारी n की वैल्यू हुई 14। फॉर्मूले में पुट करेंगे 14×14+1 15/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 से 4 तक के लिए n बराबर हुआ 4×4+1 5/2 का होल स्क्वायर। 2 सत्ते 14, 15 ये हो गया 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, 105 का स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 10 का स्क्वायर। ठीक। अब ये हमारे पास हुआ a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, अलजेब्रा में पढ़ा होगा। a² - b² होगा a + b × a - b। ये a² - b² का फॉर्मूला है। तो 105 + 10 115 मल्टीप्लाइड बाई 105 - 10 95। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 105 × 15, तो आंसर आएगा हमारा 10925। 10,925 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ हमारा 137। अब क्वेश्चन नंबर 138, गुणनफल 658 मल्टीप्लाइड बाई 139, 539 मल्टीप्लाइड बाई 476 मल्टीप्लाइड बाई 312 में इकाई का अंक क्या है? ये हमसे पूछा गया। हमसे केवल और केवल इकाई का अंक पूछा गया है। तो अब ये जानते हैं कि इकाई का अंक किसी भी संख्याओं, चाहे कितनी भी संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, 10, 15, 12, 2, 4, 6, चाहे कितनी भी संख्याओं का मल्टीप्लाई करें,
इकाई का अंक सदैव इकाई की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना केवल और केवल इकाई के अंक पे। इकाई का अंक देखिए यहाँ पर इसका 2 है, इसका 6 है, इसका 9 है और इसका 8 है। इकाई का अंक हमारा 2, 6 है। तो पहले हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 12। अब हमारे पास इकाई का अंक आया 2। इस इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करेंगे 2 नाम 18। अब हमारे पास इकाई का अंक आया 18 में 8। इस 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64। तो इकाई का अंक हमारे पास आया 4। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए 4। ये हमारा आंसर है। बेहद आसान क्वेश्चन है ये। वन 39। एक प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 नहीं, इंग्लिश में देख लेते इसको। हाउ मच टाइम विल अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफार्म। तो यहाँ से ये कहा गया है कि कोई एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर और ये उसकी स्पीड है। और एक प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई है 180 मीटर। प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो है 180 मीटर है। तो इस 180 मीटर के प्लेटफार्म को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक, अब टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि स्पीड तो हमारी 54 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस हमारी क्या होगी ये हम देखते हैं। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर होगी, अब किसको, एक व्यक्ति है यहाँ पे, टेक टू क्रॉस अ मैन, यहाँ पर एक व्यक्ति है। तो व्यक्ति अपने आप में कोई डिस्टेंस कवर नहीं करता है। ठीक, ये व्यक्ति है। अब प्लेटफार्म की लंबाई ये है। ठीक, क्या कह रहा है, प्लेटफार्म की लंबाई। ठीक, ये प्लेटफार्म की लंबाई है 180 मीटर। इतनी बात क्लियर हुई। तो इस प्लेटफार्म को पार करने के लिए हाउ मच टाइम विल टेक 110, सॉरी यहाँ पर ये मैंने क्या बोला, प्लेटफार्म नहीं, 180 मीटर ये ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर। ट्रेन की लंबाई है ये 180 मीटर। ठीक, तो ये ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर और इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेन है ये ट्रेन का बैक साइड है और ये ट्रेन का फ्रंट साइड है। जब ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन इस पोजीशन में होगी, ट्रेन का बैक साइड इधर होगा और ट्रेन का फ्रंट साइड यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इस व्यक्ति को पार करने के लिए जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी वो 180 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगी, 180 मीटर। यानी कि ट्रेन के द्वारा व्यक्ति को पार करने के लिए जो चली गई दूरी होगी वो 180 मीटर होगी। तो यहाँ पर अब देखिए हमें टाइम निकालना, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम निकालने के लिए यह भी ज़रूरी है कि जो यूनिट हमें राशि दी गई है वो एक ही यूनिट में हो। स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है जबकि डिस्टेंस हमारा मीटर में है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो स्पीड को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको आप लोग जानते होंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा स्पीड मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। अब टाइम निकालते हैं यहाँ पे। तो टाइम होगा
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है हमारा 180 मीटर, स्पीड है हमारा 54 मल्टीप्लाइड बाई 5, 18 ऊपर चला जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 तिये 54 और 3 पंजे 15, 15 को 180 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 12, तो टाइम हमारा यहाँ पर आया 12 सेकंड। ये 12 सेकंड हमारा यहाँ पे आंसर हुआ, 12 सेकंड। ठीक है, क्लियर हुआ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 140। पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को अकेला 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र टैंक को अकेला 6 मिनट में खाली करता है। यदि पानी का बहाव स्थिर हो तो दोनों छिद्रों से एक साथ रिसाव होने पर टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा। एक टैंक है, टैंक में 2 छेद है और दोनों ही छेद उस टैंक को खाली करने का काम करते हैं। ठीक, दोनों छेद अगर अलग अलग हैं तो अकेला 9 मिनट में खाली करेगा और दूसरा अकेला 6 मिनट में खाली करेगा। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर दोनों ही छेद को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी वो कितने समय में खाली कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक टैंक 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा टैंक 6 मिनट में खाली करता है। तो पहले तो हमें ये देखते हैं कि इन टैंक को काम कितना करना है। ठीक, काम कितना करना है तो यानी कि टंकी को ही खाली करने का काम है, हमेशा करते हैं। यहाँ पे जो टंकी है, टंकी को मान लेते हैं हम, उसकी टंकी के इतने बराबर भागे या इतना काम दोनों छेद को मिलकर करना है। जैसे कि तो यहाँ पर टंकी के जो हम भाग लेंगे या काम लेंगे वो ऐसा लेंगे कि जो 9 और 6 दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो होगा 9 और 6 का एलसीएम। तो 9 और 6 का जो एलसीएम हमें मिलेगा 18 मिलेगा, 9 दूना 18 और 6 तिये 18। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि टंकी जो है, टंकी के 18 बराबर भाग है। टंकी के टोटल कितने बराबर भाग है, 18 बराबर भाग कर दिए गए हैं। जब 18 बराबर भाग है और पहला छेद 9 मिनट में भरता है, 9 मिनट में खाली करता है, 9 मिनट में 18 भाग खाली करता है, तो अगर 1 मिनट का निकालेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि पहला छेद 1 मिनट में 2 भाग खाली कर देगा या 2 काम वो करेगा। दूसरे छिद्र की बात की जाए तो 6 मिनट में पूरा खाली कर देता है 18 भाग टंकी को, तो 1 मिनट में वो करेगा 6 तिया 18, 3 भाग खाली करेगा। तो ये दोनों के 1 मिनट का काम है, दोनों छेद का। पहले छेद 2 भाग खाली करेगा, दूसरा छेद 3 भाग खाली करेगा, और टोटल काम हमारा है कितना, 18 भाग टंकी है जो दोनों को मिलकर खाली करनी है। तो पहले ये देखें कि दोनों 1 मिनट में कितना कर रहे हैं। पहला प्लस दोनों छेद मिलके करते हैं 2 + 3, 5 भाग खाली कर देते हैं टंकी का। 1 मिनट में दोनों मिलकर 5 भाग खाली करते हैं, तो बताइए 18 भाग कितने में खाली करेंगे। तो 18 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 तिया 15, 3, 5, क्योंकि फ्रैक्शन में इसमें आंसर दिए हैं। सी हमारा यहाँ आंसर हुआ 3 से 3/5 मिनट, ये हमारा आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 140 सारे क्वेश्चन हो गए। मैथ के 5 ही क्वेश्चन हैं।
अब ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमी के क्वेश्चन है, मैथ के 5 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब इकोनॉमी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रेजरी बिल भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 1 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं। दूसरा है स्टेटमेंट, दिनांकित प्रतिभूतियां केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती हैं और आमतौर पर इनकी अवधि 5 से 40 वर्ष होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या है? इन दोनों में केवल और केवल दूसरा यानी कि बी ऑप्शन होगा, आंसर 2 होगा। कैसे? अब इसको समझते पहले। यहाँ पर हमारे पास 2 बातें, एक तो ट्रेजरी बिल को समझेंगे और एक दिनांकित प्रतिभूतियों को समझेंगे। उसके बाद फिर हमें आंसर भी इसका पता चल जाएगा कि केवल 2 कैसे इसका आंसर हुआ। तो देखिए, केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें दोनों की वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं अपने काम को करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार या राज्य सरकारें वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार लेती है। उधार अब लेंगी किससे? वो जनता से लेंगी। केंद्र सरकार और वित्तीय सरकार को अगर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है अपनी, तो वो क्या करेंगी? उधार लेंगी। एक तो वो उधार है, हम उस उधार की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक से लेती है, IMF से लेती है, यहाँ भी इसकी बात नहीं चल रही है। केंद्र सरकार अपने ही लोकल मार्केट से उधार लेती है, यानी कि अपने भारत की जनता से ही उधार लेती है। तो उधार लेंगी किससे? वो जनता से लेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार जनता से उधार लेगी, मांगेगी और दे देगी। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जनता को कुछ गारंटी भी देगी। ठीक, तो और जनता को लाभ होगा, तभी तो जनता भी उधार देगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो केंद्र सरकार है वो कुछ सरकारी प्रतिभूतियां जारी करती है। सरकारी प्रतिभूतियां जारी करती है और ये सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के द्वारा जारी करती है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा जारी करती है। तो ये सरकारी प्रतिभूतियां कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियों को जानना। किस किस को जानना? एक तो ट्रेजरी बिल और एक दिनांकित प्रतिभूतियां, जिसे हम बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड। इन्हें हम बॉन्ड भी कहते हैं। ये जो ट्रेजरी बिल होता है केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा, ट्रेजरी बिल केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो ट्रेजरी बिल है ये केंद्र सरकार अल्पकाल के लिए, जब ऋण की आवश्यकता होती है तब ट्रेजरी बिल जारी करती है, अल्पकाल के लिए, अल्पावधि के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। ठीक, तो यहाँ केवल और केवल केंद्र सरकार। ठीक, और ये जो समय होता है या तो ये 91 डेज के लिए होता है इनकी परिपक्वता अवधि, या 182 डेज या 364 डेज, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो 364 यानी कि 1 वर्ष से कम, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कहा गया 1 वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के लिए, ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों, लेकिन ये राज्य सरकारें ट्रेजरी बिल जारी नहीं कर सकती, इसलिए हमारा ये कथन गलत हुआ। अब दूसरा है हमारा दिनांकित प्रतिभूतियां, जिन्हें हम बॉन्ड भी कहते हैं। तो कह रहा है कि दिनांकित प्रतिभूतियां केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती हैं। अब ये जो दिनांकित प्रतिभूतियां हैं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा जारी की जाती है और ये लंबी अवधि के लिए होता है। लंबी अवधि जो 5 से 40 वर्ष तक हो सकता है, 5 से 40 वर्ष तक के लिए ये होता है। तो ये तो सही बात है कि 5 से 40 वर्ष तक के लिए होता है। यहाँ पर लिखा है केंद्र सरकार केवल, जबकि यहाँ केंद्र राज्य सरकार दोनों ही जारी करती है। लेकिन फिर भी हमारी ये ऑप्शन बी सही है, स्टेटमेंट 2 हमारा सही है। ऐसा इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि दिनांकित प्रतिभूतियाँ केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। अगर यहाँ लिख देता कि दिनांकित प्रतिभूतियाँ केवल केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है, तब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता, क्योंकि राज्य सरकार भी इन्हें जारी करती है। लेकिन ऐसा नहीं है,
इसमें लिखा है कि केवल कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है, बात बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है, इसलिए हमारा यहाँ स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को, ये होगा शायद CRR केस रिजर्व रेशियो और SLR बनाए रखना आवश्यक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अनुसूचित बैंकों के लिए CRR का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 द्वारा शासित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गैर अनुसूचित बैंकों के लिए CRR बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा शासित होता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे तीनों की तीनों सही है। अब थोड़ा बहुत ये जान लेते हैं, यहाँ पर जो टर्म आए हैं CRR और SLR, ये क्या होते हैं, अनुसूचित बैंक क्या होते हैं और गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। देखिए CRR और SLR ये RBI की मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। CRR और SLR RBI की मौद्रिक नीति के उपकरण है। अब सवाल ये उठता है कि मौद्रिक नीति क्या है। अगर ये CRR और SLR RBI की मौद्रिक नीति के उपकरण हैं तो ये मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति CRR की वह नीति है जिसके द्वारा वो RBI की वह नीति है जिसके द्वारा RBI ये मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है, या ये कहें कि वस्तुएं और सेवाओं की मांग को वह कंट्रोल करता है मौद्रिक नीति के द्वारा। तो मौद्रिक नीति में RBI के कई सारे उपकरण हैं, जैसे कि CRR, SLR, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक, OMO ओपन मार्केटिंग और ये ऑपरेशन, इस तरीके से कई सारे उपकरण हैं। लेकिन यहाँ हम केवल 2 ही चीज़ें जानेंगे, CRR और SLR, ठीक, यही हमारे स्टेटमेंट में दिए। तो CRR जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो या नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो या नकद आरक्षित अनुपात CRR होता है। तो ये होता क्या है, जो भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको अपने बैंक की जमा राशि का एक निश्चित भाग RBI में जमा करना होता है, एक निश्चित भाग RBI में जमा करना होता है, वही हमारा कैश रिजर्व रेशियो या CRR कहलाता है। अब ठीक, और SLR जिसे हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वैधानिक तरलता अनुपात है। अब यह भी क्या होता है, SLR यह भी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो अपनी जमा राशि का कुछ भाग जमा करना होता है RBI में। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या होता है, CRR और SLR में अंतर क्या होता है, CRR में ये तरल संपत्ति के रूप में जमा करता है। तरल संपत्ति मतलब, तरल संपत्ति की बात करें जैसे कि नकदी या फिर सोना या फिर सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, यानी कि बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। ठीक, इस तरीके से ये दोनों ही RBI की मौद्रिक नीति है, CRR और SLR, जिसके द्वारा RBI मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल कैसे करता है ये बात जानना जरूरी है। देखिए ये CRR और SLR जो होता है इनका बैंक यूज नहीं करता, ये अलग राशि जो रखी रहती है, ये उधार नहीं दे सकता है वो। ठीक, तो जब मार्केट में RBI को ऐसा लगता है कि मुद्रा की स्फीति को कंट्रोल करना है, यानी कि मुद्रा के प्रसार को रोकना है, वस्तुएं और मांग की डिमांड को रोकना है, महंगाई को रोकना है, तो वो इनकी क्या करता है, प्रतिशत मात्रा बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के पास उधार देने के लिए रुपया कम हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में लोगों के पास भी फिर रुपया कम होता है और उनकी डिमांड कम हो जाती है, जिससे महंगाई कम हो जाती है। शॉर्ट में इतना सी हम समझते हैं इस बात को। ठीक, अब है अनुसूचित बैंक
और गैर अनुसूचित बैंक। ठीक, इसको बस इतना समझ लीजिए कि आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी सूची में, आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी सूची में जो बैंक शामिल है वो अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में आते हैं, और जो उसमें नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंकों की सूची में आते हैं। ठीक, इतना सा है। चलिए, बाकी स्टेटमेंट हमारी तीनों ही सही है। यहां पर है सही मिलान चुने। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मौलिक बदलाव के कारण होती है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये बी दिया है, डी दिया है, सी दिया है। इसको इंग्लिश में देख लेंगे, अलग से देख लेना। मैं इसको बता देता हूँ होता क्या है, आंसर आप लोग देख लेना क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मौलिक बदलाव के कारण होती है। ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब श्रम शक्ति का एक हिस्सा पूरी तरह से नियोजित नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है। घर्षण बेरोजगारी लोगों के एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने के कारण होती है। ये भी बिल्कुल सही है। चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र में चक्रीय प्रवृत्तियों के कारण होती है। यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 हमारे सही है, 1 गलत है। तो क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि गलत कथन कौन सा है, गलत मिलान इसमें कौन सा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए। अब समझ लेते क्या होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। पहला ऑप्शन अगर देखें हम, संरचनात्मक बेरोजगारी होती क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना में मौलिक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। कैसे होती है, आमतौर पर ये तकनीकी परिवर्तन के कारण होती है। जब कोई नई तकनीकी आती है तो नई तकनीक के कारण होता क्या है, जो पुरानी तकनीकें होती हैं उनमें कमी आ जाती है, उनकी मांग में, या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ वर्तमान में ऑनलाइन शॉपिंग, वर्तमान में तकनीकी बढ़ने के कारण ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ता जा रहा है। पहले तो कुछ सालों पहले ऑनलाइन शॉपिंग का चलन नहीं था, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ जाने के कारण अब क्या हो गया है, जो खुदरा विक्रेता थे, खुदरा कर्मचारी, वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, तकनीकी में परिवर्तन हुआ, और तकनीकी में परिवर्तन के कारण क्या हुआ, जो पुरानी तकनीक थी, पुरानी तकनीक आती, खुदरा कर्मचारी, दुकानों पर जाकर लोग शॉपिंग करते थे, अब ऐसा कम होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, खुदरा कर्मचारी बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण ये बेरोजगारी उत्पन्न हुई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि रोबोट टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे रोबोट टेक्नोलॉजी का क्या होगा, विस्तार होगा, बढ़ता जाएगा, तो कह रहे हैं कि रोबोट क्या होगा, बहुत से कामों को वो छीन लेंगे, काफ़ी काम वो खुद ही करने लगेंगे, और मैन पावर की आवश्यकता कम हो जाएगी। जब रोबोट ही सारे काम करने लगेंगे तो मैन पावर की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तकनीकी में परिवर्तन के कारण लोग बेरोजगारी बढ़ेगी। इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसे हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। तो अर्थव्यवस्था में मौलिक बदलाव के कारण, यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के कारण, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, या छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, ये दोनों एक ही बात होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, ये बेरोजगारी तब होती है जहाँ जितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा व्यक्ति काम में लगे हुए हो। ठीक, जितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा व्यक्ति अगर काम में लगे हुए हैं, तब ऐसी बेरोजगारी जो होती है वो छिपी हुई बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाती है। ये साधारणतया असंगठित क्षेत्रों में या कृषि के क्षेत्रों में देखने में ज़्यादा मिलेगी। कैसे,
जैसे कि हम कृषि क्षेत्र की ही बात लें कि एक परिवार है, किसान परिवार है, उस किसान परिवार में 5 सदस्य हैं। अब ये जो खेत है, खेत उनके पास इतना है कि उस खेत में काम करने के लिए उस 5 सदस्यों में से केवल 2 सदस्य ही पर्याप्त है, 2 सदस्य ही पर्याप्त है। लेकिन उस खेत में खेती करने के लिए ये पाँचों की पाँचों सदस्य लगे हुए हैं, खेत में पाँचों की पाँचों सदस्य लगे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें लग तो ये रहा है कि उस परिवार के पाँचों की पाँचों सदस्य ये काम में लगे हुए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो काम 2 सदस्य मिलकर कर सकते थे उतना ही काम 500 सदस्य मिलकर कर रहे हैं, तो ये अननेसेसरी वर्क हुआ। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनको हम कहेंगे बेरोजगार हैं। और यही छिपी हुई बेरोजगारी जो हमें वास्तव में दिखाई नहीं देती, लेकिन बेरोजगारी ये होती है। ठीक, आइए इधर, यहाँ पर तीसरा है घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी नौकरी छोड़ता है और अच्छी नौकरी की तलाश में लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो बीच में कुछ समय के लिए खाली बैठा रहता है। मान लो कि किसी व्यक्ति को नई नौकरी की तलाश करनी है, तो उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी। अब वो नई नौकरी की तलाश कर रहा है और उस नई नौकरी की तलाश में उसे 1 महीना लग गया। तो ये जो 1 महीने में वो है क्या रहा, बेरोजगार रहा। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसे हम कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। इसे स्वैच्छिक बेरोजगारी भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में वो बेरोजगार नहीं है। वो बेरोजगार है तो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से ही बेरोजगार है। चौथा है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र में प्रवृत्तियों के कारण होती है। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के कारण होती है। आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के कारण कैसे, जैसे कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती है, कभी मंदी की स्थिति होती है और कभी विकास की स्थिति होती है। जब मंदी की स्थिति आती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाती है। जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाती है तो इनका प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब प्रोडक्शन कम हो गया तो ऐसी कंडीशन में पहले जितने व्यक्ति काम में लगे हुए थे उतने व्यक्ति की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है। जब प्रोडक्शन कम है तो कम व्यक्तियों की भी ज़रूरत है प्रोडक्शन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो अननेसेसरी पर्सन होते हैं उनको काम से हटा दिया जाता है। ठीक, तो इसे ही हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी, जो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में उत्पन्न होती है। और जब अर्थव्यवस्था में विकास होता है, डेवलपमेंट की स्थिति होती है, तब दोबारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है वस्तु और सेवाओं के लिए, तब फिर दोबारा अधिक कामगारों की जरूरत होती है और दोबारा फिर क्या होता है, वो बेरोजगारी की स्थिति में नहीं रहते, बेरोजगारी की दर घट जाती है। ये इस प्रकार से 4 बेरोजगारी हुई। ठीक, तो यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी के बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये बी लगा हुआ है, यहाँ सी है, इनमें डिफरेंस है, लेकिन जो कहा गया स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। तो ऐसी कंडीशन में केवल और केवल जो दूसरा है वही हमारा रॉन्ग है। ठीक है, आइए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI एक गैर बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है, जिसे RBI द्वारा PSS अधिनियम 2007 के तहत निम्नलिखित भुगतान प्रणाली को संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो PSS का मतलब है द पेमेंट। PSS की अगर फुल फॉर्म देखें, PSS होता है द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, PSS अधिनियम 2007। ठीक, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, हिंदी में क्या कहेंगे, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। तो कह रहा है भुगतान प्रणाली को संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यहाँ पर है एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ये तो सही है, UPI इसके लिए होता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, ये रॉन्ग है।
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, ये बिल्कुल सही है। ठीक, और यहाँ पर ये सही नहीं लिखा है, कार्ड लिखा हुआ है, तो कार्ड का मतलब यहाँ हो सकता है रुपे कार्ड, रुपे कार्ड, तो रुपे कार्ड है तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसी कंडीशन में पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों तो सही है। अब क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो गलत की बात करें तो केवल और केवल 3 गलत है, इसके अलावा पहला, दूसरा, चौथा सही है। ठीक, तो इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना सी है। पहला, दूसरा, चौथा तो सही है। ठीक, और तीसरा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह ये गलत है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, ऐसी कंडीशन में अगर हमें लगाना होगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई नहीं तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं।